सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान के मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक माह से ज़्यादा अरसा हुआ चला है इस हुकूमत को कायम हुए। क्या आपको लग रहा है कि ये हुकूमत मईशत को संभाल सकेगी? कोई बात बनती हुई नज़र आ रही है या नहीं डॉक्टर साहब? देखिए, मुल्क में माहौल जो है वो इस किस्म का हुआ है कि जब तक आप अपने इस माहौल को, खासकर सियासी माहौल को, जब तक कि आप इसमें इसके टेम्परेचर को कम नहीं करेंगे, कोई पॉलिसी आप भी जो भी बना लें उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगी। क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं हो क्या रहा है। तो इतनी ज़्यादा बेयकीनी की कैफियत हो गई है इस मुल्क में, और इतनी एक्सट्रीम नेचर ऑफ पोलराइजेशन है इस मुल्क में कि इस वक्त किसी का ध्यान जो है वो मुल्क की मईशत की तरफ नहीं है। लोग जो है सिर्फ अभी यही सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, शाम को क्या होगा, दोपहर में क्या होगा। तो जब इस तरह का माहौल हो जाए कि हर 2-3 घंटे के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि पता नहीं क्या होने वाला है, तो ऐसे माहौल में कोई भी पॉलिसी नहीं बन सकती है, ना इम्प्लीमेंट हो सकती है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बार बार कहता हूँ कि इस वक्त जो हमारा माहौल है, इसमें अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन को, दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन को आप लाकर बैठा दें यहाँ पर और कहें कि जी हमें इस मुआशी गर्दाब से निकालें, वो भी सरेंडर कर देगा। देखो, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं कोई जादूगर तो नहीं होते हैं, या उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी तो नहीं होती है कि ये घुमाए और सब चीज़ ठीक हो गई है। जैसे मैं कहता हूँ कि चीज़ों को ख़राब होने में बहुत वक्त लगता है और बेहतर होने में भी वक्त लगता है। हमारा जो जिस तरीके से लोग पाकिस्तान की मईशत के बारे में बातें करते हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हम इतने ज़्यादा उस रॉ में बह गए हैं कि हमने दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत भी ख़त्म हो गई है। एक चीज़ आप देखेंगे कि हर शख्स कह रहा है वो तबाह हो गई है मईशत, वो तबाह हो गई है मईशत। यार खुदा के वास्ते कोई नंबर तो देखो ना। अभी तो वो हुकूमत नहीं है पिछले वाली। सही। अब जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर देखो, जो उनके दौर की नंबर है। आपके इंडस्ट्रीज जो है मार्च के महीने में 27% से ग्रो किया है, 27% मार्च ओवर मार्च। और अब तक जुलाई मार्च में इस 9 महीने में ये 10.4% ग्रो किया है। ये तो वो पीरियड है जब 60s में की दहाई में, जब अयूब खान के ज़माने में जिसको कहते थे डिकेड ऑफ 60s द गोल्डन पीरियड ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक हिस्ट्री, उस वक्त भी ये 10% से ग्रो कर रहा था। तो ये 10% से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आपकी प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट टू जीडीपी रेशो 12 साल में सबसे ज़्यादा है। आपके एक्सपोर्ट्स देखें, अब तक 10 महीने में $29 बिलियन हो चुका है। ये तो आपको $32-33 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा इस साल। 2 महीने अभी और रहते हैं। तो ये तो पाकिस्तान की तारीख में अब तक कभी एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। इसी तरीके से रेमिटेंस जो है, ये भी 31-32 बिलियन के करीब आपका रेमिटेंस होगा, जो कभी भी पाकिस्तान में नहीं हुआ है। इसी तरीके से आपकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, आज नोट कर ले मेरी बात को, ये 5.5% प्लस होगा। ये अच्छा, लास्ट ईयर ये 5.7% था। इस साल मैं कहता रहा हूं हमेशा कि ये 5% के करीब ग्रोथ होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस विल बी 5.5% प्लस, इस ऊपर भी हो सकता है। तो यार किस चीज के हम कहते हैं कि मईशत बहुत खराब हो गई है, बर्बादी हो गई, तबाही हो गई है। इसका मतलब इशू जो है, इसका मतलब है कि इमरान खान साहब मईशत को सही चला रहे थे। फिर देखो, बात यह है ना कि ट्रेन पटरी पे चढ़ी हुई थी और वो ट्रेन ठीक है अपनी स्पीड को मोमेंटम पकड़ रही थी। लोग डिसएग्री कर सकते हैं कि नहीं वो 40 किलोमीटर के स्पीड से चल रही थी, नहीं वो 30 किलोमीटर के स्पीड से ट्रेन आगे जा रही थी, या 10 किलोमीटर के स्पीड से आगे जा रही थी, लेकिन वो आगे जा रही थी। हम तो ट्रेन ही डिरेल हो गया, पटरी से उतर गए हैं। हमारा इशू जो था वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर का है, सिर्फ और सिर्फ डॉलर। ठीक है, डॉलर की कमी है हमारे यहाँ पर, क्योंकि इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बेतहाशा बढ़ रहा है इंपोर्ट हमारे यहाँ पर। पिछली हुकूमत ने भी उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकी इंपोर्ट को, हालांकि मैं 3.5 साल बोलता रहा। यहाँ तो कोई है ही नहीं देखने वाला, सुनने वाला कुछ भी नहीं है। डॉलर डॉक्टर साहब 193 पे डॉलर चला गया है।
کیا یہ واقعی 200 کراس کر سکتا ہے, 200 تک جا سکتا ہے؟ دیکھو میں کبھی بھی ایکسچینج ریٹ کو فور کاسٹ نہیں کرتا ہوں, ورنہ میں اس وقت دنیا کے سب سے امیر ترین لوگوں میں سے شامل ہوتا اگر میں اتنا فور کاسٹ کر سکتا ایکسچینج ریٹ کو. تو یہ میں کام کبھی بھی نہیں کرتا ہوں, نہ کسی کو مشورہ دوں گا کہ وہ, لیکن لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, کوئی آرٹیکل لکھوا دیتا ہے کسی اچھے سے اخبار میں کہ یہ تو 200 ہونے والا ہے. بات یہ ہے کہ لوگ اس وقت ملک میں نروسنس ہے, دیر از نو پالیسی ڈائریکشن. کیا اکنامک پالیسی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اتنی انسرٹن سچویشن میں لوگ اپنے آپ کو ہیج کرنے کے لیے وہ ڈالر خرید رہے ہیں, روپیہ دے کر ڈالر خرید رہے ہیں, جس کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, ڈالر کی پرائس بڑھ رہی ہے اور روپے کی پرائس گر رہی ہے. دیکھو یہ بہت ہی خطرناک ایلیمنٹ ہوتا ہے. جب یوکرین اور رشیا کے کرائسس شروع ہوا 24 فروری کو, تو دنیا نے اس کے اوپر سینکشن لگا دیا, ویسٹرن ورلڈ نے سینکشن لگایا. کیا پرپس تھا سینکشن لگانے کا؟ کہ رشیا کی کرنسی کو فری فال کر دیا جائے اور لوگ جو ہے رشیا کی کرنسی کو ہولڈ ہی نہ کریں, اس کو ڈمپ کریں اور ڈالر خریدیں اور ملک سے باہر لے کے جائیں. لیکن وہاں پر کوئی 18 گریڈ کا ڈپٹی ڈویژن چیف IMF کا نہیں بیٹھا ہوا تھا سینٹرل بینک کا ایکٹنگ گورنر بن کر. وہاں پر پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے پالیسی لی. وہ ایکسچینج ریٹ جب 24 فروری کو $80 روبل $1 کے برابر تھا, 2 ہفتے کے اندر یہ 151 پہ چلا گیا, 80 سے 151. ایکشن لیا لوگوں نے وہاں پر. صحیح. وہاں کوئی گریڈ 18 کا ڈپٹی ڈویژن چیف نہیں بیٹھا ہوا تھا ایز اے گورنر آف دی رشین سینٹرل بینک. وہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے. کیا ہوا؟ آج وہ 66 پہ آ گیا ہے. رشین کرنسی ہیز ایمرج ایز ون آف دی بیسٹ کرنسی پچھلے 2 ہفتوں میں. تو یار پالیسی لی جاتی ہے بھائی, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بڑے نہیں بیٹھے نہیں رہتے. یہ ڈاکٹر صاحب ہوا کیا پھر جب یہ آج سے ٹھیک 1 مہینہ پرانی بات ہے, یہ اپوزیشن میں تھے, اتنا لتاڑتے تھے یہ عمران خان کی معاشی پالیسیز کو, اور اتنے دعوے کرتے تھے کہ بس ایک دفعہ آپ ہمیں پاور میں آنے دیں, ایسی کی تیسی کر دیں گے. 1 مہینے سے یہ بتا ہی نہیں پا رہے کہ کریں گے کیا, وہ ہوگا کیسے, وہ تو دور کی بات ہے, کریں گے کیا بتا ہی نہیں پا رہے. سوائے پچھلے والوں کو گالیاں دینے کے لیے اور کچھ بھی نہ رہا, کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ملک نہیں چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, ٹھیک ہے, یہ بڑا غور سے سنیں. 2 آپشن ہیں آپ کے پاس. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ الیکشن بالکل اپنے ٹائم پہ کراؤ, جو ڈیو ہے 5 سال پچھلے والے کے مکمل ہونے کے, اس پارلیمنٹ کے 5 سال کی جو مدت ہے وہ 2023 میں ہوگی, آپ جائیں اس وقت الیکشن کرائیں. کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے 2023 تک کا؟ دی آنسر از ایبسولوٹلی ناٹ. ایک دن کی پالیسی ان ایکشن ہمیں سری لنکن ٹائپ کرائسس کی طرف لے کے جا رہی ہے. ایک دن کی پالیسی ان ایکشن. یہ جو ایکسچینج ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 176 178 تھا, آج 190 کو کراس کر گیا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر یہی سلسلہ رہے گا, کیونکہ اسٹیٹ آف انسرٹنٹی میں ہے ہم, تو یہ رہے گا. تو آپ سوچیں کہ 2023 تک جب آپ انتظار کریں گے الیکشن کا, تو کیا ہوگا؟ ملک میں قیامت ٹوٹے گی, اور اس قیامت پہ آپ ہی اس کے روح روا ہوں گے. قیامت کے آپ لے کر جائیں گے الیکشن میں اپنے آپ کو. اس وقت تو پتہ نہیں کتنے پلوں کے نیچے سے پانی بہ چکا ہوگا. اس لیے یہ ایک آپشن ہے, نہ کراؤ الیکشن, اسی طریقے سے چلنے دو جیسے چل جائے. دوسرا آپشن ہے کہ اگر ملک کو بچانا ہے, ملک کی معیشت کو بچانا ہے, اپنے ملک کے ایکسچینج ریٹ کو بچانا ہے, تو جیسے میں کہتا ہوں کہ 2-3 جون کو آپ بجٹ کا پارلیمنٹ میں پیش کریں, ہفتے کے اندر اس کی اپروول کرائیں پارلیمنٹ سے, کیونکہ کوئی اپوزیشن نہیں ہے کہ لمبی تقریریں ہوں گی. اور اس کے بعد جیسے بجٹ اپروو ہوتا ہے, آپ اس پارلیمنٹ کو ڈیزالو کریں, کیبنٹ کو ڈیزالو کریں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں, گو ٹو دی الیکشن. اس موجودہ حکومت کو چاہیے کہ
डैमेज को मिनिमाइज करे। जितना ये प्रोलॉन्ग करेंगे इस सारे गन बला इन्हीं के खाते में आता जाएगा। और अगर 2023 तक जाते हैं, ये हमने तो पूरा वक्त, जैसे बहुत सारे मैं सुनता हूं, पता नहीं उस वक्त मुल्क का क्या हशर होगा, वो क्या लेके जाएंगे आप लोगों से वोट मांगने के लिए। राइट। अच्छा, ये हुकूमत के अपने इंटरेस्ट में है, डॉक्टर साहब अपने इंटरेस्ट में है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं, या इनके अपने इंटरेस्ट में है, कॉस्ट को मिनिमाइज करें अपना। राइट। डॉक्टर साहब एक और बात मेरे जैसे जो तालिब इल्म हैं वो कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि जी मुल्क दिवालिया हो रहा है, दिवालिया हो जाएगा। ये ज़रा बताइएगा देखने वालों को कि दिवालियापन किसको कहते हैं, अगर मुल्क दिवालिया हो जाए तो उसका नुकसान क्या होता है, और मुल्क दिवालिया होता किस तरह से है? बड़ा सिंपल सी चीज़ है ना यार, आपकी जेब में पैसे नहीं है लेकिन बहुत सारे जो है पेमेंट आपकी ड्यू हो रही है, आप खरीदो फरोख्त भी उसी तरीके से कर रहे हैं, BMW कार भी मंगा रहे हैं, आप मर्सिडीज कार भी मंगा रहे होते हैं, कुत्ते बिल्ली के खाने और शैम्पू भी बाहर से आ रहे हैं, चॉकलेट भी आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन भी $2 बिलियन का तो मोबाइल फ़ोन हम अभी 10 महीने में हमने इम्पोर्ट कर लिया। तो जब इस तरीके से आप शाह खर्च भी रहेंगे, जेब में पैसे नहीं है, तो फिर क्या आएगा? जब जेब से पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? आपके पास तो कोई पैसा नहीं होगा कि आप दवाएं इंपोर्ट कर सकें, आप पेट्रोल इंपोर्ट कर सकें, खुर्दनी तेल इंपोर्ट कर सकें, कारखाने के लिए चलाने के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकें, ना कोई एनर्जी इंपोर्ट कर सकेंगे, पैसे नहीं है। आप डेट की पेमेंट कैसे करेंगे? जेब में पैसे नहीं है। इसको कहते हैं दिवालिया हो जाना। और फिर जब कोई मुल्क, अल्लाह ना करे कि हम उस स्टेज पे पहुंचे, अभी हम श्रीलंका के करीब नहीं है, लेकिन एक एक दिन की पॉलिसी इन एक्शन हमें 2-2, 4-4 कदम श्रीलंका के टाइप के क्राइसिस की तरफ लेके जा रही है। अभी हम नहीं पहुंचे हैं वहां पर, हमें बचना चाहिए वहां से। जिस दिन आपकी जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे, आपकी देखना, आप रशनिंग होगी, पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा, लंबी 4-4, 5-5 मील की कतारें लगी हुई हैं सुबह पेट्रोल के लिए पेट्रोल स्टेशन पे, क्योंकि पेट्रोल कम हो जाएगा। आप कम इंपोर्ट करेंगे, डॉलर आपकी जेब में नहीं है, खुर्दनी तेल नहीं मिलेगा खाने के लिए आपको, आप डालडा में से गुजारा करें। इसी तरीके से डालडा के लिए अगर कोई बाहर से इंपोर्ट कर रहा है तो उसके कोई चीज आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आपका PI का जहाज जो है वो नहीं उड़ेगा, क्योंकि जहां आप जाएंगे उसकी लैंडिंग जो वो है चार्जेस हैं, वो उसको कैश लेके जाना पड़ेगा PI के पायलट को, जब वहां जहाज लैंड करते ही उसका कैश उसकी पेमेंट करेगा वहां पर। आप कोई चीज इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, लोग मुल्क में अफरा तफरी मच जाएगा। श्रीलंका तो छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान से 10 गुना कम उसकी आबादी है। तो जब वहां पर यह क्राइसिस हुआ है तो आप सोचें कि अगर यही चीज हमारे इन एक्शन की वजह से हम उस क्राइसिस पे पहुंचते हैं तो पाकिस्तान तो 220 मुल्कों की आबादी वाला मुल्क है, क्या क़यामत टूटेगी यहाँ पर। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बचे उस दिन से, वे बार बार इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क का सोचें, अपनी जात के लिए ना सोचे, अपने इक़्तिदार के लिए ना सोचे, अपनी भलाई के लिए नहीं सोचे, पाकिस्तान की भलाई के लिए, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की भलाई का सोचे। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक हसन साहब, आंखें खोल देने वाली बातें कर रहे थे, बशर्ते के शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत, डॉक्टर साहब जैसे जो माहिर मईशत हैं, वो जो प्रिएम्प्टिवली बता रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है खुदा न खास्ता अगर आज से इन अहम इक़दामात के ऊपर काम ना किया गया या वो इक़दामात ना उठाए गए जिधर डॉक्टर साहब इशारा कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।